हेलो एंड वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और मेरा नाम है चार्ली और आज हम करने वाले हैं ईवीएस का लेसन 2। हमारे ईवीएस का लेसन 2 का नाम है इकोसिस्टम। हम बेसिकली कुछ चैप्टर्स के अंदर इकोसिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं कि यार इकोसिस्टम के बारे में क्या क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हमारे इकोसिस्टम के बारे में है। अभी हम जो सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है किसका, इकोसिस्टम के बारे में, वो है, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि इकोसिस्टम आखिर क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं। तो हम चालू करते हैं। और चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे और भी कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड। तो अगर आपको वहाँ से स्टडी करना है तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम चालू करते हैं अपना ईवीएस का चैप्टर कंटिन्यू। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो we are not alone in this world. We share our resources with other life forms. There are non-living things around us as well. Throughout our lifetime, we keep on interacting with each other, living beings and non-living things. Simply मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो कि हम यार दुनिया में अकेले नहीं हैं। ठीक है, हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। ठीक है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको दूसरे लोगों के साथ, दूसरी लाइफ फॉर्म्स के साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, तुम यार ऐसा नहीं करते कि जब तुम बाहर जाते हो अपने दोस्तों के साथ तो क्या कहते हैं, तुम अपना खाना सब तुम अकेले ही खाते हो। ठीक है यार, तुम यार दूसरों को भी शेयर करते हो, या फिर स्कूल में से तुम लंच खाते हो तो यार सब मिल बांट के लंच करते हो। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया है कि हम यार अकेले नहीं हैं, हम सब मिल बांट के सब कुछ करते हैं। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, और दुनिया में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं हमारे आसपास। ठीक है, और अपने पूरे लाइफ टाइम के थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ टाइम की जर्नी में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, फिर चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, लिविंग बीइंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, हम अपनी पूरी होल लाइफ के अंदर सबके साथ इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि तभी एक अच्छा सिस्टम बन पाता है और उसी वजह से हम लोग जी पाते हैं। अब यार कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी पाते हैं हम क्यों, ये सब देखो तुम्हें इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ecosystem is the basic structural and functional unit of the environment, both the living and non-living component of the nature. जो आपका इकोसिस्टम है वो यार एक बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट का। स्ट्रक्चरल मतलब कि यार ये देखो, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो देखो, इसको तुम मान लो प्राइमरी, इसको मान लो तुम सेकेंडरी, इसको मान लो तुम थर्ड। ठीक है, तो यार एक तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम अगर रहेगा तभी जाके इकोसिस्टम चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। अब यार ये स्ट्रक्चर बनाया किसने, भाई साहब प्रकृति ने ही ये स्ट्रक्चर बनाया है। हम इसमें दखलंदाजी करने वाले कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ आया है, हम इस स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही पूरा जो आपका इको सिस्टम है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो उसके हिसाब से ही फंक्शन होता है। ठीक है, और इस इकोसिस्टम, इस एनवायरनमेंट के अंदर यार आपके लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी रहते हैं। लिविंग बीइंग्स वो यानी कि हम जैसे, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बोलने वाला आदमी, एक अच्छा खासा जिंदा आदमी। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे वो होते हैं जो जिंदा नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, पत्थर, पत्तियाँ, ठीक है, पानी, ये सारे तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन इंटरेक्ट विद ईच अदर टू एस्टेब्लिश अ स्टेबल लिविंग कम्युनिटी, इट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ठीक है, अब जब लिविंग बींग्स, देखो यार ये हो गए तुम्हारे लिविंग बींग्स, ये हो गए तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब एक कनेक्शन बनता है, तब एक फॉर्म बनती है। उस फॉर्म को हम यह क्या कह सकते हैं कि यार नॉन लिविंग क्या कहते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि उसको एक हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, एक स्टेबल इकोसिस्टम जिसके अंदर हर एक लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग रह सकता है। ठीक है, कब रह सकता है, कब इकोसिस्टम बनता है, जब एक नॉन लिविंग बींग, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग बींग दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तभी वो बन सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट मीन्स देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ठीक है, अब यह मैंने सेम लाइन रिपीट नहीं करी है, मैं बताता हूँ क्या है। ऊपर मैंने लिखा था क्या, इंटरेक्ट करना। ठीक है, अब इंटरेक्ट से मतलब मेरा क्या है, हम यहाँ सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम कुछ ना कुछ तो शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। अब यार समझ लो, जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो, ठीक है, तो यार हो सकता है तुम पार्टी करते हो, या फिर तुम अगर एक साल में कभी मिलते हो अपने दोस्तों से तो हो सकता है तुम कुछ खाते पीते हो साथ में, मतलब कुछ तो साथ में करते ही होगे ना जो कि तुम शेयर कर रहे हो सकता है तुम अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हो, मतलब कुछ तो शेयर कर ही रहे होगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम जाके बैठ गए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
तो वही बात बता रखी है यहाँ पे कि कुछ तो एक्सचेंज हो रहा होगा, यहाँ से भी कुछ तो जा रहा होगा नॉन लिविंग के पास, और नॉन लिविंग भी हमें कुछ दे रही होगी लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। कुछ तो जा रहा होगा जिसकी वजह से एक बीच में सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे की डेफिनेशन भी और है, आगे हम देखते हैं कि भाई साहब इकोसिस्टम आखिर होता क्या है सच में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर। Without the living component, establishment of an ecosystem is not possible and vice versa. Simply या जो मैंने कहा कि हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तभी इकोसिस्टम बनता है। अब यार ऐसा नहीं है कि अगर भाई साहब एक लिविंग बींग है ही नहीं और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो एक इकोसिस्टम नहीं बन सकता। समझ रहे हो, मतलब कि यार तुमने प्लान बनाया दोस्तों से मिलने का कि यार इस दिन मिलेंगे, अब हुआ कि यार तुम अकेले पहुंच गए और वहाँ पे सारे दोस्त आए नहीं, तो फिर एनवायरनमेंट कहाँ बना दोस्ती का, वो जो तुम सोच रहे थे कि यार ऐसे ऐसे भाई सारे दोस्त मिलकर प्लानिंग करेंगे, मतलब प्लानिंग करके यार यहाँ मिलेंगे मजे करेंगे, ठीक है, एक एनवायरनमेंट तुम सोच रहे थे कि यार ऐसा ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे बाकी दोस्त नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, इसलिए इकोसिस्टम फेल हो गया, तुम्हारा जो एनवायरनमेंट था ना, जो सराउंडिंग थी वो फेल हो गई। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि या फिर ये मान लो कि अगर तुम्हारे दोस्त आ गए लेकिन तुम नहीं पहुंचे, ठीक है, तुम नहीं पहुंचे तब भी यार उनको मज़ा नहीं आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर लिविंग कंपोनेंट अगर अवेलेबल नहीं है एनवायरनमेंट में तब भी इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा, और वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिविंग कंपोनेंट बोला है ना, तो इसी का आप उल्टा कर तो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। वाइस वर्सा को हम तब यूज़ करते हैं ये वर्ड जब हमें किसी वर्ड का उल्टा बोलना हो, ठीक है। सॉरी, उल्टा मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उल्टा जब हमें लिखना हो तब हम वाइस वर्सा यूज़ करते हैं। हिंदी में भी लिख ही दे रहा हूँ, चलो यार, उल्टा, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। द स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड द रोल ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट फंक्शनिंग देयर, ठीक है। अब हमें देखो स्टडी क्या करना है, हम स्टडी करेंगे इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि ये कंप्लीट एनालिसिस करेंगे किसका, उसके स्ट्रक्चर का, कि उनका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी जो मैं बात कर रहा था कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, सबसे ऊपर लेवल पे क्या काम होता है, सबसे नीचे लेवल पे क्या काम होता है, क्या कोई मिडिल लेवल भी है इन चीज़ों की, ठीक है। इन पे हम काम करेंगे, इन पे हम बातें करेंगे, ठीक है। उनके रेगुलेशंस क्या है, क्या कुछ रूल्स हैं, क्या कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है। पॉल साइंस और हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ और बातें चल रही हैं, ठीक है। क्या रेगुलेशंस है कुछ, और उन सबका रोल क्या है, हर एक जो भी आपके प्राइमरी सेकेंडरी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ उन सबका हर एक स्ट्रक्चर का रोल क्या है, ठीक है। ये सारी बात हम जानने वाले हैं आगे, ठीक है। अब यार देखो तुम्हें नीचे ये दिख रहा होगा डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। जिसको इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई लास्ट वाली स्लाइड में, तो अब मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि भाई साहब डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम, ठीक है यार। ओके, द स्टडी ऑफ ऑल द फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेस including the distribution and abundance of living organisms and their interaction in between them with their surrounding environment is known as ecosystem। कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, देखो स्टडी ऑफ ऑल फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं किसकी, बायोलॉजिकल प्रोसेस की और फिजिकल की, ठीक है यार, तब यार हमें पता चलता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किस चीज़ का है, जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, जो मैंने बताया था लास्ट वाली स्लाइड में, जो भी रिसोर्सेज हैं उनमें जो लिविंग बींग्स हैं जब वो इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है। क्या इंटरेक्शन करती हैं, कुछ ना कुछ शेयर करती हैं, ठीक है। किसके साथ शेयर करती हैं, दूसरी लिविंग बींग्स के साथ या दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। कहाँ पे शेयर करती हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने दूसरी डेफिनेशन में लिख रखी है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन पे हम चलते हैं। इसमें तो मैं समझ में आ ही जाएगा कि आखिर इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ मैंने अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है, देखो इकोसिस्टम मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। इकोसिस्टम एक जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। इसको तुम यहाँ एक सिंपल एक एरिया मान लो, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर क्या है, या तुम्हारे प्लांट्स भी हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए वेदर, ठीक है, वेदर में कोई प्राण नहीं है, ठीक है, वेदर हो गए, लैंडस्केप हो गया, ठीक है। ये जब पांचों मतलब सारे के सारे जब सारे लोग काम करते हैं इकट्ठा होके, ठीक है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, और तब एक बनता है बबल, उस बबल को हम कहते हैं इकोसिस्टम, बबल ऑफ लाइफ, ठीक है। बबल ऑफ लाइफ मैंने लिखा है, उस बबल ऑफ लाइफ को हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। जब सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक एरिया में, ठीक है, एक अपनी सराउंडिंग में, जो मैंने ऊपर लिखा है उसको हम कहते हैं क्या, इकोसिस्टम, ठीक है। अब यार तुम्हें जहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इकोसिस्टम यार इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इकोसिस्टम तुम्हारे कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है।
पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक हमारे होते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। एबायोटिक होते हैं तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब अगर तुम्हें पेपर में लिखना हो तो ये मत लिखना कि इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, ये मत लिखना, बल्कि ये लिखना कि बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। साइंस वाली लैंग्वेज लिखना, ऐसे मत लिख के आ जाना। हाँ, ये जरूर लिखना कि पहले बायोटिक लिखना, उसके बाद लिख देना लिविंग थिंग्स, ठीक है। या नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिखना तो लिख देना, लेकिन ये जरूर लिखना बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। अब जिसको भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तुम्हारी इकोसिस्टम की, मैंने एक और डेफिनेशन दे रखी है तुम्हारी इकोसिस्टम की, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन है, इसके बाद तुम्हें डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये और आसान है। कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये तुम्हारा सिंपली है, तुम इसको एक अपना वो मान लो, अपने दोस्त वाला एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, देखो ये तुमने बनाया अपना एक एरिया, ठीक है। संडे हुआ और तुम दोस्तों ने क्या प्लान करा कि हम इस एरिया में मिलेंगे, ठीक है, इस एरिया में हम सबके सब मिलेंगे। अब तुमने प्लान तो किया, लेकिन क्या कहते हैं, तुम सबके सब पहुंच भी गए, ठीक है, कोई रह नहीं गया, सबके सब पहुंच गए। जब सबके सब पहुंच गए और तुम सब लोगों ने जब एक दूसरे के साथ बातें करी, मेमोरी शेयर करी, खाना वगैरह एक दूसरे का खाया, शेयर करा, पैसे दिए एक दूसरे को, मतलब उनके पैसे का, उनके खाने का बिल वगैरह दिया, ठीक है। और जब ये सब कुछ शेयर हुआ, ठीक है, और तब यार क्या बन रहा था, उसको हम कहते हैं बबल ऑफ लाइफ, उसको हम कहते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मतलब क्या, तुमने एक जगह डिसाइड करी थी कि वहीं जाके हम चुल मचाएंगे, ठीक है। तो तुमने वहीं जाके सारे पंगे करे हैं, ठीक है। उसी जहाँ पे तुमने जिस एरिया में तुमने जो सारे कार्यक्रम करे हैं ना, उसी को ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। भाई सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब उसको बाद तुम साइंस की नज़र में देख लो तो सिंपली यही है कि जब नॉन लिविंग थिंग्स नॉन और लिविंग बींग्स ये जब इंटरेक्ट करते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। सिंपल, ठीक है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब हम चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अब तुम पक्का समझ के होगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओके, हमारा क्या टॉपिक है, मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम चालू करने वाले हैं अपने स्ट्रक्चर की बात, जो पीछे लिखी थी ना कि भाई हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनालिसिस करने वाले हैं। अब हमारा चालू होता है एनालिसिस। हमने सब कुछ जान लिया कि भाई सब इकोसिस्टम क्या होता है, अब हमें जानना है स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या, ठीक है। मैंने लास्ट में लिखा था बायोटिक कंपोनेंट्स, हमारे जो इकोसिस्टम में दो टाइप के होते हैं, कौन से, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं, उनमें क्या कहते हैं, आपके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इकोसिस्टम काम करता है, ठीक है। और जहाँ एबायोटिक है उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपका बायोटिक, बायोटिक के अंदर है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये आपकी पहली स्टेज मान लो, ठीक है, आप बायोटिक कंपोनेंट्स में। ओके, तो मैं दिखाता हूँ। ओके, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में पहली स्टेज आपने ये मान लो प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये सबसे ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब मैं चालू करता हूँ। प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब होता है नरिश, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम। दे आर ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स who can make their own food material by using carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll present in them। कुछ सुना सुना लग रहा है तुम लोगों को कि यार ये तो कुछ सुनी सुनी लग रही है, क्लोरोफिल आ गया, सनलाइट आ गया, है ना। तो यार ऑब्वियसली तुमने यार ये बचपन में तुमने स्टडी करा था, बहुत आसान है, ठीक है। सिंपली तुम्हारी वही फोटोसिंथेसिस वाली तुम्हारी डेफिनेशन जो है वो इसमें इंक्लूड करी गई है। देखो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स हमारे वो लोग होते हैं जो खुद को, यानी कि खुद, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद को अपने आप से नरिश कर लें, यानी कि खुद से ही अपना खाना पीना, खुद से ही अपना पालन पोषण कर लें, ठीक है। उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जो खुद से ही अपना ध्यान रख सकते हैं, सिंपल, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम अपना ध्यान खुद से रखते हो तो अब बोल देना उसको कि हाँ मैं ऑटोट्रॉप हूँ, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हमारे कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर। अरे ये प्रोड्यूसर्स होते कौन है, प्रोड्यूसर्स हमारे होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये खुद से ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब लेते हैं, वाटर वगैरह की मदद से ये सब कुछ अपना खाना खुद तैयार करते हैं और खुद को नरिश कर लेते हैं। इनको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती, ये पूरे इंडिपेंडेंट हैं और आपके आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स हमारे ये होते हैं, समझ गए। अब यार इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। एल्गी तुम्हारा आ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स आ गए तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स में, ये लिविंग में आ गया, ये नॉन लिविंग में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम्हारी पहली स्टेज जो थी बायोटिक के अंदर वो थी प्रोड्यूसर्स, जो मैंने तुम्हें समझा दिया, कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही है खुद से यार, ठीक है, बहुत आसान है। सेकंड स्टेज हमारी कंज्यूमर्स।
कंज्यूमर्स या तुम्हें नाम देख के यार समझ में आ रहा हो, कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूम करना होता है कि यार किसी चीज़ को लेना, ठीक है, किसी और से किसी चीज़ को लेना, ठीक है। हम भी कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग भी कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स कैसे? जैसे कि किसान अपना क्या कहते हैं, वो गेहूँ वगैरह उगाता है, ठीक है, और हम गेहूँ को कंज्यूम करते हैं, कैसे? बाय द फॉर्म ऑफ आटा, ठीक है, तो हम उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम सब कंज्यूमर्स हैं। अब ये कंज्यूमर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स आर द हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, इसका मतलब बाद में बताऊंगा। कंज्यूमर्स आर द हेट्रोट्रॉप्स ऑफ एन इकोसिस्टम, दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचर so he get energy. Consumers are also different types like, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इतना बताता हूँ मैं आपको। कंज्यूमर्स देखो आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो खुद को, हेट्रो मतलब नॉट सेल्फ, ठीक है, ऑटो का मतलब होता है खुद से, हेट्रो का मतलब होता है जो खुद से अपने आप को पालन पोषण नहीं कर पाते, खुद से खा पी नहीं पाते, जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, ये वो लोग होते हैं, उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। और कौन है हेट्रोट्रॉप्स? हमारे कंज्यूमर्स, ठीक है। इकोसिस्टम में जो कि कंज्यूमर्स हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं किस पे? प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है, ये डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे कि भाई साहब जब ये अपना खाना बनाए तब हम उनसे ही उनका खाना ले लिया जाए और फिर उनसे हम उनके खाने से फिर हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एग्जांपल मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ। जो आपके कंज्यूमर्स हैं ये आपके 3-4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है, तो उनको हम आगे देखते हैं कि भाई साहब कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तुम्हारी जो पहली कैटेगरी है कंज्यूमर्स की, वो है तुम्हारी प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब they are herbivores who eat directly autotrophs, they cannot eat any animals, ठीक है। अगर मैंने वर्ड का सीधे यूज़ करा है, मैं समझाता हूँ। प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये देखो ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर है तुम्हारे कंज्यूमर्स के टाइप हैं, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के टाइप नहीं है, ठीक है। तुम्हारे जो कंज्यूमर्स मैंने यहाँ जो मैं स्टडी कर पा रहा हूँ इसके टाइप है, ठीक है। इसकी पहली स्टेज क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ये कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या खाते हैं? ये सीधे डायरेक्टली इसको खाते हैं, ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं ये, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स कौन थे तुम्हारे? मैंने ऊपर ही बताया था, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉप्स मतलब होता है नरिश, जो खुद से ही अपना खाना बनाते हैं, खुद से ही अपने आप को पालते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। कौन पालते हैं खुद को? भाई साहब ऊपर लिखा था, तुम्हारे सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये सारे खुद को ही क्या कहते हैं, नरिश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसको खाते हैं? ये सीधे डायरेक्टली क्या कहते हैं, आपके प्लांट्स को खा लेंगे, ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ये लोग खा लेते हैं, ठीक है। और ये एनिमल्स को नहीं खाते, दे कैन नॉट ईट एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल्स को नहीं खाते। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, ग्रास होपर, रैबिट्स, ईटी से, ठीक है। ग्रास होपर तुम्हारे रैबिट्स वगैरह ये सारे जो है, रैबिट्स भैया क्या कहते हैं, वो तुम्हारी सब खा जाते हैं, तुम्हारी पत्तियाँ से लेके, तुम्हारी क्या कहते हैं गाजर वगैरह से लेके, ये सारी वो खा जाते हैं। और तुम्हारी ग्रास होपर या तुम्हारे तो वैसे ही वो रहती हैं उधर है, ठीक है। तो ये किसको कंज्यूम करते हैं? तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स को, ठीक है। आगे चलते हैं इनकी कंज्यूमर्स की सेकेंड स्टेज की ओर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे कौन होते हैं देखते हैं। दे कैन नॉट डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज द प्लांट्स, दे कैन ईट ओनली हर्बीवोरस, ठीक है। अब यार ये क्या है कि ये जो डायरेक्टली है, ये डायरेक्टली किसको नहीं खाते? ये प्रोड्यूसर्स को नहीं खाते। इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स कौन है? आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, जो खुद से प्लांट वगैरह अपने आप को नरिश करते हैं, ठीक है। ये खुद से अपने क्या कहते हैं, ये खुद से डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को नहीं खाते, ठीक है। और ये जो खाते हैं सीधे किसको खाते हैं? हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स कौन है? आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो हर्बीवोर्स हैं। मैंने वहाँ पे वर्ड लिखा था, नहीं तो मैं समझ में आया तो वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, ठीक है। हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है। अब ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। अब इनके एग्जांपल देखिए जाए तो इनके एग्जांपल है तुम्हारे फ्रॉग्स, स्नेक्स, etc, ठीक है। एक मेंढक ग्रास होपर को खा सकता है, ठीक है। एक स्नेक तुम्हारा उसको खा सकता है, ग्रास होपर को खा सकता है, ठीक है। तुम्हारे रैबिट को खा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं तुम्हारी तीसरी स्टेज की ओर, यानी कि तीसरे टाइप की ओर, ठीक है। टेरिटरी कंज्यूमर्स, ठीक है। टेरिटरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं तुम्हारे देखते हैं। दे आर कार्निवोरस इन नेचर, ठीक है, मीन्स दे आर द मीट ईटर्स, thus they depend on the secondary consumer for their food, they are the top level carnivores, ठीक है। कार्निवोरस या कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो मीट वगैरह खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड रहते हैं? ये रहते हैं तुम्हारे सेकेंडरी कंज्यूमर पे, ठीक है। ये डिपेंड रहता है तुम्हारे सेकेंडरी, यानी कि थर्ड वाला जो है वो डिपेंड रहता है सेकेंडरी पे, और जो सेकंड वाला है वो किस पे डिपेंड रहता है? प्राइमरी पे, ठीक है। ध्यान रखना, अपने खाने के लिए, अपने आप को नरिश करने के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। ये आपके टॉप लेवल के कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। वो सब बेकार की कहानी है, इतना तुम समझ गए, इतना बहुत है, ठीक है। इसके एग्जांपल टाइगर, लायन और बाकी सारे जो भी होते हैं, ईगल, वल्चर, ठीक है, ये सारे। अब देखो तुम्हें खुद से पता है यार, तुम्हें फ़र्क दिख ही रहा होगा। एक टाइगर आराम से एक फ्रॉग को खा सकता है, एक टाइगर आराम से एक स्नेक को खा सकता है, ठीक है। तो ऐसे, तो ये लोग वो होते हैं। अब हमारा जो है जो कंज्यूमर्स, जो हमारी सेकंड स्टेज चल रही थी, ठीक है, किसकी? बायोटिक कंपोनेंट की, वो पूरी हो गई, उनके हमने टाइप्स देख लिए। अब हम आते हैं अपनी
थर्ड स्टेज पे, ठीक है। हमारी थर्ड स्टेज क्या है? डीकम्पोजर्स, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है हमारी? डीकम्पोजर्स। बहुत मैंने इसमें पॉइंट्स नहीं बनाए क्योंकि इतना कुछ मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने इसमें पॉइंट्स नहीं बनाए, ठीक है। मैं अब समझा दूंगा, चलो देखते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स आर ऑल्सो to some extent heterotrophic in nature. They do not contain chlorophyll, so depend on other material for food and energy. These organisms can grow on the dead and decay material of the environment. That is why they are known as decomposers or scavengers of the nature, or they can be called as the detrivorous. Detri means dead particulate organic material. बहुत लंबा था, ठीक है। मैं समझा दूँ क्या था। डीकम्पोजर्स यार, इनको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये भी हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। डीकम्पोजर्स भी आपके कौन है? हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक कौन थे तुम्हारे? वो लोग थे जो खुद को पाल पोस नहीं पाते, ठीक है, खुद से ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो यार ये भी, इनको हम मान सकते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक डीकम्पोजर्स हैं तुम्हारे, ठीक है। अब जब ये खुद को नहीं पाल पाते तो फिर इनमें क्या कहते हैं? इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, जिससे ये लोग खाना वगैरह बनाते थे आपके कौन? ऑटोट्रॉफिक वाले, प्राइमरी वाले, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए ये डिपेंड रहते हैं किस पे? दूसरों पे, ठीक है, कि भाई साहब जब उनका वो सब लोग खाना वगैरह खा पी लेंगे तब हम उनसे अपना खाना लेंगे, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ ग्रो होते हैं? ये कहाँ होते हैं? कौन होते हैं? ठीक है यार, ये छोटे छोटे ना, छोटे छोटे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो कहाँ पैदा होते हैं? सिर्फ वहीं पैदा होंगे जहाँ पे आपके क्या कहते हैं? डेड और डिके मटेरियल्स हैं, ठीक है। डेड या मतलब कि जैसे कोई मरा हुआ, क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं मरा हुआ कोई पक्षी है, मरा हुआ कबूतर है, या मरा हुआ इंसान है, ठीक है, या बहुत ख़राब मटेरियल है, बहुत ख़राब सड़ चुका है बिल्कुल, ठीक है। उस मटेरियल पे, उस इंसान के ऊपर, ठीक है, कुछ दिनों में वो क्या कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि यार वो फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, ठीक है। यही लोग होते हैं आपके डीकम्पोजर्स, ठीक है। फंगस, आपके बैक्टीरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं को डीकम्पोजर्स कहा जाता है। ये कहाँ रहते हैं? ये आपके डेड बॉडीज़ में रहते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स में रहते हैं, डेड मटेरियल में रहते हैं, बेकार से मटेरियल्स में रहते हैं, ठीक है, ये वहीं पे आते हैं, ठीक है। और इसलिए इनको डीकम्पोजर्स बोला जाता है और स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है। ये दो नाम याद रखना, ठीक है, मतलब वही है, डीकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, और एक और नाम है, ठीक है, डेट्रीवोरस, ठीक है। ये तीन नाम है। डेट्री का मतलब होता है तुम्हारा डेड पार्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब ये तुम्हारे वहीं पैदा होंगे जो यार ऑर्गेनिक तरीके, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल कि यार जैसे कि तुम्हारे ऑर्गेनिक मटेरियल होगा तुम्हारे प्लांट्स, वुड्स, ठीक है, या कोई इंसान की बॉडी, ठीक है, या फिर कोई एनिमल की बॉडी, ठीक है, तुम्हारे वहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार क्या कहते हैं कहीं भी आके तुम्हारे जो ऑर्गेनिज्म से कहीं भी आके बैठ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे डीकम्पोजर्स यार वही है कि जब कोई इंसान मरता है या फिर कोई एनिमल मरता है, जब वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका होता है, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसमें आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी सारे होते हैं वो सारे तब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी 3 स्टेज। तो अब हम चलते हैं आगे। दे कैन लिव इन एनी टाइप ऑफ सॉइल विद ऑर्गेनिक वेस्ट। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द बायो जियो केमिकल साइकिल इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको तुम सर्कल बना लो, बायो जियो केमिकल साइकिल, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है। ओके, मैं अभी अपना कंटिन्यू करता हूँ कि जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि आपके जो डीकम्पोजर्स हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी टाइप की सोइल में ये रह सकते हैं। कौन? डीकम्पोजर्स, ठीक है। बस क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस लिए? जो साइकिल चल रही है ना, बायो जियो केमिकल की साइकिल एनवायरनमेंट के अंदर, उस साइकिल को पूरा कंप्लीट करने के लिए ये डिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंड है। अगर ये नहीं होंगे तो वो जो साइकिल है ना, वो इतने पर रुक जाएगी, समझ रहे हो। ये जो बीच का स्पेस रह गया ना, फिर साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। तो साइकिल पूरी होती है वो इनकी वजह से होती है। इन साइकिल में से कोई भी हट गया, जो आपके 3 फैक्टर्स मैंने बताए, तो साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने देखा है तुम्हारे बैक्टीरिया, फंगी और तुम्हारा अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म तुम्हारा लिविंग में आ गया और ये तुम्हारे वैसे आ गए, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे हो गए डीकम्पोजर्स, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, जो तुम्हारा मैंने ऊपर बताया था बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, उसको मैंने डिस्क्राइब करा कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। जो आपका टर्म है बायो जियो केमिकल, वो कहाँ से आया है? वो देखो, वो आया बायो से। बायो का मतलब होता है बायोस्फीयर, ठीक है। जियो का मतलब होता है जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स, और केमिकल का मतलब होता है मीनिंग द एलिमेंट्स दैट मूव थ्रू अ साइकिल, ठीक है। आपके कुछ वो एलिमेंट्स, ठीक है, बायोस्फीयर के, ठीक है, जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के, ठीक है, आपके कुछ एलिमेंट जो कि एक साइकिल में घूमते रहते हैं, ठीक है, एक साइकिल में घूमते रहते हैं, उसको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, उसको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। जब का मैटर है, आगे वाले पॉइंट हम देखते हैं, द मैटर ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। सिंस मैटर कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, इट इज रिसाइकल्ड
इन द अर्थ सिस्टम इन वेरियस फॉर्म्स। जो आपका मैटर है, ठीक है, अब आपने यार बचपन में ये तो आपने स्टडी करा ही होगा, जो आपका मैटर है, ठीक है, वो कंजर्व है, मतलब कि धरती पे वो जो आपका मैटर है उसको कंजर्व कर लिया जाता है और वो प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में। और आपने ये देखा ही होगा कि एटम्स ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना ही क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। या आपने 9th 10th या 8 में आपने अपनी साइंस में ज़रूर ही गारंटी से स्टडी करा होगा, तो पता होगा कि जो आपके एटम्स हैं वो ना ही ख़त्म हो सकते हैं ना ही हम उनको बना सकते हैं। तो यार वो एटम्स से ही हम बने, एटम्स से ही पूरी दुनिया बनी है, ठीक है। तो एटम्स में ही सब कुछ है, ठीक है। तो जो आपके मैटर हैं वो भाई ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना क्रिएट हो सकते हैं, तो वही ना रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है। वही रिसाइकिल हो जाते हैं अर्थ के सिस्टम के अंदर वेरियस फॉर्म्स में, ठीक है। कभी वो दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं और कभी दूसरी फॉर्म में। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, कोई विकास या मटेरियल जो होता है, ठीक है, उस मटेरियल को सही से दोबारा इस तरीके से यूज़ करना कि वो कुछ यूज़ में आ जाए। रिसाइकिल का मतलब वो होता है, ठीक है, कि जैसे कोई बेकार का मटेरियल है उसको सही से बना के एक सही यूज़ में ले लेना, ठीक है, वो होता है हमारा रिसाइकिल। अब मैं बताता हूँ आगे, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी और समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है, सब्र रखो अगर नहीं आए समझ में तो। द अर्थ obtains energy from the sun which is radiated back as heat. Rest all other elements are present in a closed system. The major elements include carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, ठीक है। अब जो आपका अर्थ के अंदर जो एनर्जी है, अब अर्थ किससे एनर्जी लेता है, सन से लेता है, ठीक है, सन से वो एनर्जी लेता है और वो उसको कहाँ रेडिएट बैक कर देता है, कैसे, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर बोला था वेरियस फॉर्म में यार हम सब कुछ लेते हैं और फिर वो वापस कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में। यहाँ पे अर्थ एनर्जी ले रहा है, ठीक है, सन से, और उसको फिर वापस दे रहा है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। और जो आपके बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एक सिस्टम के अंदर सारे के सारे सिस्टम यानी कि होते हैं, मतलब ये जो मैटर है ना, मैटर मतलब कि एटम्स, ये एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे ना ही क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, रहते इतने में ही हैं, बस ये सारे रिसाइकिल होते रहते हैं। कौन कौन से यार तुम्हारे एटम्स हैं, कौन कौन से इधर उधर से जो है इधर उधर घूमते रहते हैं बस, या कौन कौन सी फॉर्म बनाते हैं वो, ठीक है। ये देखो इवन नाम लिखा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है, ना ही क्रिएट होते, ये बस ऐसे ही आपके रिसाइकिल होते चले जाते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग थिंग के जरिए से आते हैं या कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसे इनकी जो चेंज है सिस्टम में चेंज आता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं फिर तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है, तुम्हारे सामने। These elements are recycled through the biotic and abiotic components of the ecosystem, ठीक है। जो आपके एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स, जो मैंने पीछे बताए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तुम्हारी, ठीक है, जो भी तुम्हारे सल्फर, फॉस्फेट, जो भी सारे थे, वो सारे एलिमेंट जो है रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है। कैसे रिसाइकिल होते हैं, तुम्हारे बायोटिक फैक्टर और तुम्हारे एबायोटिक फैक्टर से, ठीक है, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये क्या कहते हैं दोबारा रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यार समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो मैं इसको और आसान करने के लिए अब मैं समझा देता हूँ पूरे चैप्टर को अच्छे से, कि जो हमने स्ट्रक्चर हमने समझा है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो मैं तुम्हारा सबसे पहले प्राइमरी वाले चालू करता हूँ, जो आपके बायोटिक के अंदर आपकी जो स्टेज चल रही थी कंज्यूमर्स की, ठीक है, आपके कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और आपके डिकम्पोजर्स थी, ठीक है। सबसे पहले आपके कौन आते हैं, आपके आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब मेरी राइटिंग में ध्यान मत देना क्योंकि आप स्टडी कर चुके हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के अंदर आपके कौन आते हैं, प्लांट आते हैं, ठीक है। मैं यार फूल बना रहा हूँ, ठीक है यार इसको तुम समझ लो, प्लांट, ठीक है, तुम्हारे फूल भी खैर प्रोड्यूसर्स ही हैं, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे फूल, ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे प्रोड्यूसर्स। अब तुम्हारे आते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं, किसको कंज्यूम करते हैं। अब यार कंज्यूमर्स में कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, ठीक है, 3 टाइप के थे। मैं लिख देता हूँ तुम्हारे कौन से थे पहले बताओ। पहले तुम्हारे प्राइमरी किसको खाते हैं, प्राइमरी सीधे खाते हैं किसको, इनको, प्राइमरी सीधे किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे सेकेंडरी, ठीक है, तुम्हारे आते हैं सेकेंडरी किसको खाते हैं, सेकेंडरी खाते हैं प्राइमरी वालों को, सेकेंडरी किसको खाते हैं, प्राइमरी वालों को। प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरी के एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे रैबिट, ठीक है, रैबिट हो गया, तो रैबिट वगैरह ये क्या कहते हैं, फूल, पत्तियाँ, जो भी तुम्हारी क्या कहते हैं नेचुरली चीज़ें निकलती हैं, मतलब सब्जियाँ हो गई यार, आलू, गाजर वगैरह, ठीक है, सिर्फ फूलों को ही मत समझ लेना प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ही ये तुम्हारे जो रैबिट वगैरह इनको खाते हैं, ये लोग क्या कहते हैं तुम्हारे नॉन वेज नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये लोग वेजिटेरियन होते हैं। सेकेंडरी जो तुम्हारा कंज्यूमर की स्टेज थी वो किसको खाती है, प्राइमरी वालों को, ठीक है।
प्राइमरी वालों को सेकेंडरी खाती है, ठीक है। अब आती है फिर तुम्हारी कौन सी थी, टेरिटरी। टेरिटरी किसको खाती है, सेकेंडरी वालों को, ठीक है। सेकेंडरी में यार कौन था तुम्हारा, सेकेंडरी में था तुम्हारा स्नेक और इधर था टाइगर, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। प्राइमरी रैबिट किसको खाता है, प्रोड्यूसर्स को, यानी कि फूल पत्तों को, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाले हैं वो इसको खाते हैं, सेकेंडरी वाले खाते हैं रैबिट्स को, ठीक है। रैबिट हो गए या छोटे मोटे ग्रास ऊपर जानवर जो भी हैं तुम्हारे, उनको खाते हैं। सेकेंडरी में कौन आते हैं, स्नेक वगैरह, ठीक है। और टेरिटरी, ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे मांस ईटर्स, ठीक है, जो मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है। ये किसको खा जाते हैं, सेकेंडरी वालों को। सेकेंडरी में कौन आते हैं तुम्हारे, स्नेक वगैरह, ठीक है, जो भी इनसे छोटे होते हैं वो सब ये खा जाते हैं, ठीक है। इन्होंने खा लिया। अब जब इन सब ने खा लिया, खाने के बाद क्या हुआ, तुम्हारी तीसरी स्टेज चालू होती है, वो होती है डीकम्पोजर्स, ठीक है, डीकम्पोजर्स की स्टेज, ठीक है। अब जब ये लोग खा लेते हैं तो उसके बाद यार ये लोग अपनी बॉडी से जो इनका वेस्ट होता है वो तो आउट करेंगे, ठीक है। जो वेस्ट होता है वो तो आउट करेंगे ना, तो वो जो वेस्ट आउट होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारी कंज्यूमर से ही 2 तरीके से जो डिकम्पोजर्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो है तुम्हारा वेस्ट, ठीक है, कि जो भी वेस्ट होता है उससे उसमें ही तुम्हारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बैक्टीरिया है, उसमें ही वो पनपते हैं, ठीक है। उसमें ही जो आपकी बैक्टीरिया वगैरह है उसमें ही वो पनपते हैं और उसको डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। डीकम्पोज मतलब कि क्या कहते हैं, उसमें वो अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट्स वो लोग पैदा करते हैं, ठीक है। इनकी वजह से ही जो बैक्टीरिया फंगस तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, ये इनकी वजह से ये डीकम्पोज होते हैं, ठीक है। और ये सोइल को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, सोइल को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, सोइल को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि यार डेड में कुछ भी बोल दो, ठीक है, डेड बॉडीज बोल दो, डेड एनिमल्स बोल दो, ठीक है, इनमें भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है। 2 उसमें रहते हैं, या तो इनके जो ये लोग वेस्ट निकालते हैं उसमें, या फिर जो मरे हुए इंसान वगैरह हैं, ठीक है, कोई एनिमल है उसमें, ठीक है, इनमें रहते हैं। और ये लोग फिर वहीं पे रहते हैं और फिर उस बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं क्या, एक अच्छी क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स और क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जो कि उस बॉडी को, उस वेस्ट को जो है गला देते हैं, ठीक है। और वो गल के कहाँ जाती है, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर चली गई, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम, सॉइल में आ जाओ, ठीक है, सॉइल के अंदर चली गई। अब सॉइल की क्या होती है, क्योंकि डीकम्पोजर्स की वजह से ही सॉइल में फिर क्या होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फर्टिलिटी इंक्रीज होती है तो फिर क्या होता है, तुम्हारा फिर किसान जो है वो खेती करता है, यानी कि फार्मिंग करता है, ठीक है, फार्मिंग करता है। और फार्मिंग की वजह से फिर क्या होता है, दोबारा फिर क्या पैदा होता है, दोबारा तुम्हारा प्रोड्यूसर्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे फूल हो गए, पत्ते हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है, तो होगी तुम्हारी पूरी साइकिल पूरी, ठीक है। ये था तुम्हारा पूरा एग्जांपल प्रोड्यूसर्स का, ठीक है, समझ गए। यही था जो हमने पूरे चैप्टर में, अभी हमने जो पूरा स्ट्रक्चर था ऐसा था। तो हर एक बंदा जो है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ये सब तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और कंज्यूमर्स के अंदर जो 3 टाइप्स हैं वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई भी एक खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, तो साइकिल वहीं रुक जाएगी, समझ गए। तो तुम समझ गए कि यार कैसे सब कुछ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सब कुछ कनेक्ट है, ठीक है। अगर कुछ भी रह जाता है, कुछ भी खत्म हो जाता है सब कुछ, तो जो साइकिल है यार वो इतने पे रुक जाएगी या फिर इतने पे रुक जाएगी, ठीक है। तो यही था स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तुम्हारा बायोटिक फैक्टर जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारा एबायोटिक वाला स्ट्रक्चर रह गया, उसको मैं आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई होप तुम्हें यार वीडियो समझ में आई होगी और तुम्हें मज़ा आया होगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, कि जो ही मैंने समझाया। फीडबैक और कमेंट में जरूर बताना कि यार मैंने सही समझाया नहीं है, समझाया तो मैं समझ में आया या नहीं आया। कोई डाउट रह गया हो तो यार जरूर पूछ लेना, हम लोग रिप्लाई आपको जरूर देंगे, ठीक है। हमारे चैनल के अंदर यार तुम्हें और भी कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें तुम यार स्टडी कर सकते हो, ठीक है, बाकी कोर्सेज के बारे में भी, ठीक है। तो मेक श्योर कि यार तुम उन चैनल को भी यार देख लो जाके, ठीक है, मतलब कि उन वीडियोज़ को देख लो जाके, ठीक है। और उन वीडियोज़ को देखने के बाद वहाँ से आप स्टडी करें। और इस चैनल को यार अगर तुम पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि यार बाकी लोग भी फ्री में स्टडी कर पाएँ। तो अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। और ईवीएस की सीरीज़ अब रुकेगी नहीं क्योंकि यार बहुत टाइम बाद आ रही है, तो अब ये सीरीज़ चलती रहेगी ईवीएस की, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फीडबैक